हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स में आज हम पढ़ेंगे टैक्स प्लानिंग फॉर मेक और बाय डिसीजंस। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइस अप्रिशिएट माय एफर्ट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो कमेंट डाउन करके बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट अगर हमें आता है कि अगर किसी भी बिजनेस कंसर्न को, किसी भी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए या फिर कोई पार्ट चाहिए या कोई कंपोनेंट चाहिए, तो उसे ये डिसाइड करना होगा कि उस कंपोनेंट को, उस पार्ट को वो मैन्युफैक्चर करे या फिर बाहर से खरीद के लगा दे। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजंस के लिए कोस्टिंग और नॉन कोस्टिंग दोनों तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमें खरीदना चाहिए या बाय कर लेना चाहिए। देयर आर मैनी कोस्टिंग एंड नॉन कोस्टिंग फैक्टर्स गाइडिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस। ठीक है, तो नाउ हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे मेक और बाय डिसीजंस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजंस। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमारी कंपनी में अवेलेबल है या नहीं है। तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी महंगा आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि वेदर द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ द अंडरटेकिंग इज फुल्ली यूटिलाइज्ड और नॉट, कि जो हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी है सामान बनाने की वो पूरी तरीके से अच्छी है, पूरी तरीके से यूटिलाइज है या नहीं। और अगर वो यूटिलाइज है भी या फिर नहीं भी है तो फ्यूचर में अगर नीड पड़ती है तो क्या उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, अगर किया जा सकता है तो मैन्युफैक्चर हो सकता है, अगर नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम फिर बाय करेंगे, बाजार से खरीदेंगे, उसको परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई एडिशनल यूनिट लग जाए, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट बनेगा तो मशीन्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, पावर, एनर्जी सब चाहिए। अगर एक एडिशनल यूनिट चाहिए लगे उस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या हमारे पास, कंपनी के पास इतने फंड्स हैं, इतना पैसा है कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अगर है तो मैन्युफैक्चर करो, नहीं है तो भाई बाजार से परचेज कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेदर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट द मार्केट और रीजनेबल प्राइसेस, कि बाजार में जो सामान मिल रहा है, कि जो सामान हमें चाहिए क्या वो बाजार में मिल रहा है और क्या उसका प्राइस रीजनेबल है। अगर रीजनेबल है तो देखो बाजार से भी खरीदा जा सकता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम सपोज हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, अब उसकी कीमत अगर हम मैन्युफैक्चर करें तो 100 रुपये की है, लेकिन बाजार में वो 102 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, कोई भी उसे बाजार से अब खरीद लेगा, क्योंकि अगर हम स्पेशल यूनिट बनाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे, 2 रुपये के लिए कोई भी इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, तो बाजार से परचेज करना ज़्यादा बेटर समझा जाता है ऐसे केसेस में। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, अगर वो बाजार के प्राइस से बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चर ही करेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज बाजार में एक चीज़ मिल रही है 90 रुपये की, अगर हम उसको बनाएं तो वो 50 रुपये में बन रही है, तो भाई 40 रुपये का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में हम काम हो रहा है तो बहुत सारी यूनिट्स बनेंगी, सोचो लाखों का सामान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे बट हम उसे इंपोर्ट करने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रेड कंट्रोल का भी रोल होगा, उसमें फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का भी रोल होगा। तो बहुत बार इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती हैं, वो इन सब चीज़ों का जो गवर्नमेंट रूल होते हैं ना, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहती है, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट ना करके उसको मैन्युफैक्चर ही कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस होते हैं और हमारे पास ऐसी हम इस पोजीशन में है कि हम उस टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो हमको जो सामान है उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करना है, हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बट इंपोर्ट करने पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहे हैं उस कंट्री से, ठीक है, तो हमें ऐसे केस में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ही करना पड़ेगा, फिर चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी क्यों ना आए। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे टैक्स कंसिडरेशंस क्या रहते हैं मेक और बाय डिसीजंस के रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अगर हमारी सरप्लस कैपेसिटी है बट स्टिल हम उसे बाहर से खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें अपना कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है बेचना पड़ सकता है, और अगर हम प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इन सच केस इट मे बी लायबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हमने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोल दी, एक स्पेशल से फैक्ट्री खोल दी, और वो जो फैक्ट्री है 80 IB और 80 IC के कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उन फैक्ट्री से जो भी इनकम होगी वो डिडक्टेबल होगी, उसको डिडक्शन मिलेंगी।
80IB 80IC की डिडक्शन के लिए चैनल पे बने रहिए, बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगर जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर परचेज हो रहा है, कुछ भी हो, बट वो एक कैपिटल एसेट है, तो उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट चाहे मैन्युफैक्चर हो चाहे परचेज हो, अगर वो कैपिटल एसेट है उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है तो वो दोनों केसेस में, फिर चाहे मैन्युफैक्चर हो या परचेज हो, डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमेबल